औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास सेकंड ईयर है और सेकंड ईयर का सेकंड 50% का लास्ट चैप्टर है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यानी चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज 13.3 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह सी पार्ट से शुरू करेंगे। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर के आगाज़ से पहले कुछ तरबियती अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनमें कुछ दुआएं याद करते हैं और बाज़ औक़ात हम कोई अच्छी बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहदीस मुझे याद आ रही है कि कायनात में सबसे अफजल अमल आप क्या कर सकते हैं। आप इस दुनिया में आए, आप इस दुनिया में अमल करेंगे, इन आमाल की बेस पर आपको आखिरत में जज़ा और सज़ा दी जाएगी। अब कैसा अमल आप, क्योंकि पहले सांस से लेके आखिरी सांस तक आमाल करते रहेंगे, नेक आमाल करते रहेंगे, अच्छे आमाल करेंगे तो उसकी जज़ा मिलेगी जन्नत की सूरत में। और अगर इन आमाल में हमारे बुरे आमाल ज़्यादा हो गए, अल्लाह ना करे, तो हमें इसकी सज़ा बतौर दोज़ख। जन्नत के बारे में तो आप सब जानते हैं और दोज़ख के बारे में भी आप सब जानते हैं। सिर्फ़ मैं दोज़ख के बारे में एक लफ्ज़ समझाते हुए आगे चलूँगा। दोज़ख उस आग को कहते हैं जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस आग की तपिश इंसान के पाँव के तलवे को लग जाए, यानी कि जैसे सर्दियों में हम आग को सेकते हैं, उससे गर्माइश हीट लेते हैं, सिर्फ़ उतनी हीट हमारे पाँव को लग जाए तो हमारे सर में जो दिमाग है वो हंडिया की तरह खोलना शुरू हो जाएगा। इतना गर्म हो जाएगा कि जो हम अगर चाय बनाते हुए पानी को गर्म करते हैं तो वो जो पानी उबलता है, इस शिद्दत से सिर्फ़ पाँव के तलवे को लग जाए, वो आग की तपिश, आग ना लगे, सिर्फ़ उसकी हीट महसूस हो, तो सर में जो दिमाग है वो हंडिया की तरह उबलना शुरू हो जाता है। उस आग से अल्लाह पाक हम सब को महफूज रखे। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ए अल्लाह हमें उस आग से महफूज रख। तो आमाल में सबसे ज़्यादा अफजल अमल क्या है? अब आमाल की बात हो रही थी तो ऐसा अमल जो तमाम आमाल में सबसे ज़्यादा अफजल है वो क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि वो है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना। अपने ज़बान से ये अमल अदा करना, ये जुमले अदा करना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करना, ये दुनिया कायनात का सबसे बड़ा अफजल अमल है। और इसके साथ इसी अहदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया कायनात की सबसे बेहतरीन दुआ हमें याद करवाई और वो दुआ है अस्तग़फ़ार। अस्तग़फ़ार इस कायनात की सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन दुआ है और सबसे बेहतरीन और अफजल अमल इस कायनात का ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। ये दो जुमले, एक ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे बेहतरीन अमल बन गया और सबसे बेहतरीन दुआ अस्तग़फ़ार, अस्तग़फ़ार। और ये ज़बान पे बोलना बहुत आसान है, लेकिन इनका अजर हमें मालूम नहीं कितना है।
वो जिस तपिश का मैं ज़िक्र कर रहा था, जिस सज़ा का मैं ज़िक्र कर रहा था, हमें उस सज़ा से बचा देगा ये दो अमल। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर मेहरबानी फरमाई और हमें ये दो ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले दिए जिससे हम दोज़ख से बच सकते हैं और जन्नत में चले जाएंगे। और जन्नत में जाकर हम खुद अपनी आँखों से अल्लाह का दीदार करेंगे जिसने हमें खुद अपने हाथों से बनाया है। तो वो कामयाबी हासिल करने के लिए बेहतरीन अमल अपनी ज़िंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह को लेके आएँ और बेहतरीन दुआ हर लम्हा मांगते रहें, अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफार। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सी पार्ट। हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका सी पार्ट। इसमें सबसे पहली बात तो n मौजूद होगा और x, ये दोनों चीज़ें मिल जाएं और इसके साथ साथ हमें क्या मिल जाए, हाइपोथेसिस। स्टेप 1 कंप्लीट हो जाए तो बाकी क्वेश्चन मेरा ख्याल है मेरे बच्चों के लिए आसान होगा। अ कॉमनली prescribed drug on a market for nervous tension is believed to only 60% effect। ये जो मेडिसिन या जो ड्रग आपको दी जाती है नर्वस टेंशन्स की वजह से, वो इफ़ेक्ट करती है 60%। तो 60% जो है वो उसका प्रपोर्शन 0.60 और यहाँ पे भी 0.60, 60% अफेक्ट करती है। आगे चलते हैं। इसी स्टेटमेंट और इस रिज़ल्ट को चेक करने के लिए अ न्यू ड्रग जो है, जो नई मेडिसिन है, उसके लिए हमने सैंपल लिया 100 एडल्ट्स पर, तो n हमारे पास आ जाएगा 100 और इनमें से 100 जो एडल्ट्स हैं उन्हें हमने ये मेडिसिन्स उन पर अप्लाई की और हु वर सफरिंग फ्रॉम नर्वस टेंशन, जो कि ऑलरेडी टेंशन्स में थे, शो डैट 70 गॉट, जो 70 थे 100 में से, वो इस टेंशन से बाहर आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास जो सक्सेस रेशो है 100 में से वो 70 हो गई। अब यहाँ पर सवाल है, इज़ दिस सफिशेंट एविडेंस? क्या ये जो हमने सैंपल लिया ये हमें कोई एविडेंस, ये कोई सफिशेंट एविडेंस दे रही है कि जो हमारे पास न्यू ड्रग, न्यू मेडिसिन है, इज़ सुपीरियर, वो जो पहले वाली मेडिसिन थी उससे ये ड्रग जो है वो सुपीरियर, बेहतर है? सुपीरियर का लफ्ज़ हमें बता रहा है कि इट्स ग्रेटर देन, उसका इफेक्ट 60% से ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पे फिर अंडरस्टूड है लेस देन इक्वल टू लिखेंगे एच नोट में। सिर्फ लफ्ज़ सुपीरियर ने हमें बताया ऑन द कॉमनली कि हमारे पास H1 में हम ग्रेटर देन लिखते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिस क्वेश्चन में नहीं दिया होता वो 0.05 होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमारे पास स्टेप 1 क्लियर हो गया, स्टेप 2 क्लियर हो गया, सैंपल का पता चल गया, सैंपल में सक्सेस कितने लोग सक्सेस हुए वो भी पता चल गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में फार्मूला यही रहेगा। स्टेप 4 में कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहले प्यारे बच्चों आप क्या फाइंड करेंगे? पी की वैल्यू कैसे मालूम करते हैं? x/n। x की वैल्यू कितनी है? 70। 70 ओवर 100 इट्स इक्वल टू 0.7। अब हम z का फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, p की वैल्यू 0.7 माइनस 0.6 डिवाइडिंग बाय 0.6 इंटू 1 माइनस 0.6 डिवाइडिंग बाय n 100 और स्क्वायर रूट। ऊपर जब आप इसको माइनस करते हैं तो आपके पास 0.1 आ जाता है। नीचे जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 0.6
और यहाँ पे 0.4 आ जाएगा और डिवाइडिंग बाय क्या आएगा 100। जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर के साथ तो 2.041 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में मेरा ख्याल है मैंने ऊपर नहीं देखा, वो 2.52 था, तो वो चेंज कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो आपने खुद की होगी, वहाँ पे गलती से लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था 2 का बी पार्ट, वहाँ पे मैंने गलती से जब यहाँ पे देखा तो 2.041 मैंने वहाँ लिख दिया था, जबकि वो यहाँ पर आ रहा है 2.041 z की वैल्यू 2.041 वो यहाँ पर है, वो गलती से वो वहाँ वैल्यू चली गई थी, लेकिन एक्सेप्ट रिजेक्ट में फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसका आंसर जो है वो आपके पास क्या है 2.5 और 1.65 के साथ कंपेयर करना था। 2.0 भी एक्सेप्ट रिजेक्टेड रीजन में था और 2.54 भी रिजेक्टेड रीजन में। तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, और यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन की थी तो 2.041 लिख दिया था। यहाँ पे आपने वहाँ जाके क्या लिखना है 2.524, या फिर आप खुद कैलकुलेशन अगर कर रहे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि वहाँ पे वैल्यू क्या है। फिल वक्त हम यहाँ पर आते हैं और आके चेक करते हैं क्रिटिकल रीजन में, क्योंकि वन टेल है तो ग्रेटर देन की वजह से ग्रेटर देन लिखा जाएगा। z इज़ ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फ़ा, z is greater than z1 minus 0.05, z is greater than z 0.95, z is greater than 1.644, हाँ जी 1.6449। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम। यहाँ पे आ गया 0, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। ग्रेटर देन की वजह से राइट साइड पे टेल बनाई जाएगी। जब राइट साइड पे टेल बन गई तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 1.6449 और आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है 2.041। वो कहाँ पे लाई कर रही है रिजेक्टेड रीजन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.041 lies in rejected region, so we reject H naught at 5% level of significance, और आंसर में लिखेंगे नो या यस लिखेंगे, नो लिखेंगे या यस बताएंगे। वी रिजेक्ट H naught, H naught को तो रिजेक्ट कर दिया। H naught में क्या था, H naught में था लेस देन, ये जब रिजेक्ट हो गया ये एक्सेप्ट हो गया, और उसने पूछा था कि सुपीरियर, उसने इस बात के बारे में पूछा था, तो ये चीज़ जिसके बारे में पूछा था वो एक्सेप्ट हो गई, और जो चीज़ एक्सेप्ट हो गई उसके लिए फिर हम कहेंगे हाँ, पहले कहेंगे यस, जो बात कही जा रही है वो ठीक है, और जब वो ठीक होगी तो एक्सेप्ट हो जाएगी, और ये रिजेक्ट हुआ ये एक्सेप्ट हो गया, और जो चीज़ पूछी जा रही थी वही हो गई, तो आंसर में यस लिख दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट में ज़रा गौर करें कि हाइपोथेसिस, ये वन टेल टेस्ट था, हाइपोथेसिस क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट। ए पार्ट में चेक करें जी हमारे पास सैंपल साइज़ क्या है, और अगर आपके पास सैंपल साइज़ मिल जाता है तो फिर ये देखें कि उसमें नंबर ऑफ सक्सेस क्या है। नंबर ऑफ सक्सेस मिलते हैं तो साथ ही फिर आप हाइपोथेसिस को तलाश करें। एन इलेक्ट्रिकल कंपनी क्लेम्ड डेट एट लीस्ट 95%, एट लीस्ट 95%, 0.95, यहाँ पे भी 0.95, एट लीस्ट कम अज कम 0.95, इससे कम नहीं, 95% और 95% से ज़्यादा, तो ज़्यादा में क्या आता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन लिख देंगे। जब यहाँ लेस देन आया तो हम लिखेंगे वन टेल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका ए पार्ट। एटलीस्ट की वजह से हमारे पास हाइपोथेसिस क्लियर हो गए। आगे देखते हैं
अ सैंपल ऑफ 400 पार्ट्स वॉज टेस्टेड। हमने सैंपल 400 पार्ट्स लिए और उनको टेस्ट किया। उनको जब हमने टेस्ट किया तो 355 मीट स्पेसिफिकेशन और 355 जो है वो स्पेसिफिकेशन को मीट करते हैं, और ये 95% भी स्पेसिफिकेशन को मीट करता है। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो 95% ऑफ द पार्ट्स विच दे सप्लाई ऑन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कन्फर्म्ड टू स्पेसिफिकेशन, वो स्पेसिफिकेशन को कन्फर्म करता है 95%। यहाँ पर देखते हैं सैंपल हमने 400 का लिया और 400 में से 355 जो हैं मीट स्पेसिफिकेशन। ये भी अगर यहाँ पे लिखा हो तो 355 नॉट मीट स्पेसिफिकेशन, तो फिर हम 400 में से 355 माइनस करते तो 45 मीट स्पेसिफिकेशन, उसे एक्स ले लेते। अभी भी ये बात नहीं समझ आई तो आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा मज़ीद। अब हमारे पास n और ये भी मिल गया, हाइपोथेसिस बन गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन में तलाश करेंगे तो वो लिखा हुआ है कैन वी एक्सेप्ट द कंपनी क्लेम एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 0.05 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 हमारे पास है टेस्ट स्टेटिस्टिक, जिसमें हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन में हम क्या लिखेंगे, 355 फार्मूला P x/n ओवर 400, और ये 0.95 के बहुत करीब होगा। अगर ये 0.95 के करीब ना हुआ तो फिर इसका मतलब x हमसे गलत सिलेक्ट हो रहा है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं 355 डिवाइडिंग बाय 400, तो ये आ गया 0.885। कितना आ गया, शाबाश, 0.8875। अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। 0.8875 माइनस 0.95, इट इज़ वेरी क्लोज्ड। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0.95 इंटू 1 माइनस 0.95 डिवाइडिंग बाय हम क्या लिखते हैं, 400। अब जब हम यहाँ माइनस करेंगे 0.8875 माइनस 0.95, तो ये आपके पास आ गया 0.0625, और माइनस में आएगा, माइनस में आ गया माइनस 0.0625, और नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं 0.95, 0.05 और डिवाइडिंग बाय 400। और जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे पूरे को, तो z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये z की वैल्यू आपके पास माइनस में आएगी और माइनस 5.735, माइनस 5.735, ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब आप क्या करेंगे, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में आपने क्या करना है, 1 टेल टेस्ट है तो एक वैल्यू निकालेंगे, 2 टेल टेस्ट है तो 2 वैल्यूज़। हम 1 वैल्यू z यहाँ पे लेस देन, तो लेस देन, और z जब लेस देन होता है तो सिर्फ अल्फ़ा, ग्रेटर देन हो 1 टेल में तो 1 माइनस अल्फ़ा, और अगर नॉट इक्वल टू हो तो दोनों वैल्यूज़ आएंगी, लेस देन में अल्फ़ा बाई 2 और ग्रेटर देन में 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ पे लिखेंगे z इज़ लेस देन z 0.05, z इज़ लेस देन 0.0 को 5 में देखते हैं तो वो भी माइनस 1.96, नहीं क्या आता है, माइनस 1.6449। अब जब ये माइनस में आ गई वैल्यू तो फिर हम माइनस वाली साइड पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एरिया शेड होगा। फिल वक्त राइट साइड पे हम क्या लिखते हैं, प्लस इन्फिनिटी। लेस देन की वजह से लेफ्ट साइड पे डायग्राम में टेल ड्रॉ करेंगे और टेल ड्रॉ करके लेफ्ट साइड की टेल को शेड कर लेते हैं, और जो वैल्यू आई टेबल से वो यहाँ लिखते हैं, माइनस 1.96
6,449। आपकी वैल्यू -5 है और 1.6 से इस साइड पे लेस देन है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -5.735 lies in rejected region, so we reject H05%। और क्योंकि यहाँ पर जो बात पूछी जा रही थी वो ये पूछी जा रही थी कि क्या वो ग्रेटर देन है, क्योंकि इस बात को पूछा गया था और ये रिजेक्ट हो गई, तो फिर हमें नो लिखना चाहिए, तो हम नो लिख देंगे। आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं, और उसमें उसने कहा एन इलेक्ट्रिक कंपनी claimed that at least 0.85 या 85%। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, अगर हम इसका बी पार्ट पढ़ते हैं तो इसमें सैंपल और x को अभी तलाश करना है। यहाँ पर उसने कहा 85 एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पॉइंट दे दिया, तो यहाँ पर हम 85 लेस देन लिख लेंगे और ये क्वेश्चन भी हमारा वन टेल टेस्ट बन गया। अच्छा जी, इस सवाल में देखें 85% ऑफ द पार्ट्स विच दे सप्लाइड कंफर्म स्पेसिफिकेशन। यहां पर 85 में से कंफर्म करते हैं 85%। आगे कहता है सैंपल, फिर हमने 400 का लिया, वॉज टेस्टेड, तो यहाँ पे 400 सैंपल लिया और इसको टेस्ट किया। जब टेस्ट किया तो 75 डिड नॉट मीट स्पेसिफिकेशन। 75 जो हैं वो क्या करते हैं? नॉट मीट स्पेसिफिकेशन। तो स्पेसिफिकेशन को मीट कितने करते हैं? मेरा ख्याल है 325 मीट स्पेसिफिकेशन। अब इस क्वेश्चन में आपको वो बातें जो मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताई थी वो कंफर्म होंगी। अब यहाँ पर बात ये है कि 85% जो हमारे पास है, कंपनी ने क्लेम किया कि 85% पार्ट्स जो हैं वो सप्लाइड जो हम करते हैं वो स्पेसिफिकेशन जो आपकी है उसको मीट करती है। लिहाजा हम इस बात को चेक करने के लिए हमने क्या किया कि 400 का सैंपल लिया और उनमें से 75 नॉट मीट स्पेसिफिकेशन। अब जो क्वेश्चन में 75 दिया हुआ है, बहुत से बच्चे इसी को x ले लेंगे और क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। अगर हम 75 को ही x लेते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 75 को डिवाइड करना पड़ेगा 400 पे, और 400 पे डिवाइड करने के बाद 0.1875, तो 0.8 या 18.75, तो क्या 85 0.85 के क्लोज है? 0.1875 इज वेरी वेरी क्लोज टू 0.85 और नॉट। अंडरस्टूड है कि 0.85 का मतलब है 85%, और दूसरी तरफ जब हमने 75 से x सपोज करके करते हैं तो वो आ जाता है तकरीबन 18.75%। तो 18.75% या हम इसे और राउंड करके 19% कर लें, तो 19% 85% के करीब तो नहीं है ना, लिहाजा x 75 अगर आप लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ये तो एक आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ कि x की वैल्यू कैसे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो टू द पॉइंट बात है 85% मीट स्पेसिफिकेशन और 75 वैल्यूज नॉट मीट स्पेसिफिकेशन, सो x इज इक्वल टू 325। x क्या होगा हमारे पास? 325। बस इस सवाल में ये पॉइंट अगर समझ आ जाए, एटलीस्ट की वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन, और x की वैल्यू सही सिलेक्ट कर लें, आगे क्वेश्चन आपको मालूम है कि आप खुद बहुत आसानी से कर लेंगे।
x सही तरीके से समझ आ जाए, क्योंकि 85% मीट स्पेसिफिकेशन और 400 में से अगर 75 नॉट मीट हैं तो फिर मीट कितने करते हैं स्पेसिफिकेशन को, फिर आपको कुछ यूँ करना पड़ेगा कि 400 में से माइनस कर देंगे 75, तो 325 और 325 को जब आप डिवाइड करेंगे 400 पे तो आपके पास आ जाएगा 0.81, तो 81% इज़ क्लोज टू 85%, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, 0.8125। फिल वक्त हम देखते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने 5% ही दिया हुआ है, फार्मूले में यही वैल्यूज़ लिखेंगे और फार्मूले में यही वैल्यूज़ लिखने के बाद आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में सारी वैल्यूज़ चेंज कर देनी है। कैलकुलेशन में जब आप वैल्यूज़ को चेंज कर रहे होंगे तो x/n सबसे पहले आपने लिखना है p, x/n 3, 2, 5 over 400, 0.8125। यहाँ पे वैल्यूज़ 0.8125 माइनस क्या लिखेंगे 0.85, यहाँ पे 0.85, 1 माइनस 0.85 डिवाइडिंग बाय 400 और स्क्वायर रूट। यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे किस में से 0.8125 में से, तो माइनस किसे करेंगे 0.85, तो वो माइनस में आएगा 0.0375 डिवाइडिंग बाय हम लिखते हैं यहाँ पे 0.85 इंटू 0.15 और डिवाइडिंग बाय 400। अब जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो 2.1 आपके पास आंसर आएगा, लेकिन माइनस में -2.1, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास लेस देन है और 0.05 है, लेस देन z अल्फ़ा, फिर 0.05 और 0.05 को देखते हैं तो 1.6445 माइनस में आ जाएगा। टेबल में कंक्लूजन में डायग्राम कुछ ऐसी ही बनेगी, लेकिन हम देखेंगे -2.1 कहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि -1.6 तो यहाँ पर है, तो वो अंडरस्टूड है, इससे लेस है, तो हम लिखेंगे -2.1 लाइज इन rejected region, so we reject H0 at 5% level of significance। इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका सी पार्ट देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, 3 का सी पार्ट देखें तो उसमें फिर यही अल्फाज हैं, द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पेंट मशीन क्लेम्ड दैट it was at least 90% effect in the period of 8 hours। ये जो 8 hours हैं ये वैसे ही आपको बताया गया है कि 8 hours जो हम काम करते हैं उसमें at least 90%, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, at least की वजह से हम यहाँ पे greater than लिख लेते हैं और 90% 0.90 और यहाँ पे 1 टेल टेस्ट हो गया। सैंपल ड्रॉ किया गया है जी 200 पीपल्स का। इन अ सैंपल ऑफ 200 पीपल्स हु हैड एलर्जी द मशीन प्रोवाइड रिलीफ फॉर 160 पीपल्स। तो यहाँ पर हमारे पास सैंपल कितना 200, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे सैंपल हम लिखेंगे 200 और ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है 200 और उसमें से कितने 160 हैं जिन्हें रिलीफ मिल गया। कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर 0.05 लिख लेते हैं, फार्मूला यही रहेगा। इस फार्मूले के साथ हम यहाँ पर कैलकुलेशन में अपनी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे जो इस क्वेश्चन के मुताबिक है। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास x की वैल्यू क्या है 160,
160 डिवाइडिंग बाय 200। जब आपने 160 को 200 पे डिवाइड करना है तो वो वैल्यू अगर तो क्लोज आ जाए 0.90 के 90% के करीब तो फिर तो ठीक है। 160 डिवाइडिंग बाय 200 तो ये 80% आ गया। तो हम क्या लिखेंगे? 0.80। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। 0.80 माइनस 0.90, 0.90 इंटू 1 माइनस 0.90 डिवाइडिंग बाय 200। ऐसे ही जब आप सॉल्व करते हैं तो 0.8 माइनस 0.90 माइनस 0.1 0 आ जाता है। यहाँ पे 0.90 0.10 डिवाइडिंग बाय 200 और स्क्वायर रूट। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो z की वैल्यू आपके पास क्या आई? z की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस में -4.714 -4.714। माइनस में जब आप ये वैल्यू लिखते हैं, क्योंकि माइनस में आएगी, इसके बाद आप क्रिटिकल रीजन 0.05 की वजह से और यहाँ पे लेस देन होने की वजह से आप यहाँ सिर्फ लेस देन लिखेंगे। z इज़ लेस देन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 और उसी तरीके से -1.6445 या 449। कंक्लूजन में डायग्राम तो यही रहेगी, सिर्फ z की वैल्यू को चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि ये रिजेक्टेड रीजन में है या एक्सेप्टेड रीजन में। हम यहाँ पे लिखेंगे -4.714 लाइज इन रिजेक्टेड रीजन, सो वी रिजेक्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट, फिर B पार्ट और फिर इसी तरह हमने इसका C पार्ट कंप्लीट किया और आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं यहीं पर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। इसके साथ साथ आपको और हमें अपने वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने रब से ये दुआ लाज़मी मांगे कि जब हमारा वक्त आखिर हो तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा ईमान के साथ हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।